Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 19 September, so let's get started. First is cabinet ने अपना नोट दे दिया है for the simultaneous polls, one nation one election, already covered in mains 450 plus series. इसके pros, cons, challenges सब चीजें वहां पे कवर हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, जब इसमें आगे कुछ प्रोग्रेस होगी तब देखा जाएगा, क्योंकि देखिए अभी इसमें काफी चीजें होनी है. पहले हमें सेंसस कराना होगा, उस पर बेस्ड डिलिमिटेशन कराना होगा, एंड फिर डेफिनेटली आपकी पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज होंगी लोकसभा में. व्हाट आई फील इज कि ये शायद ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी. अभी 450 के अराउंड है, ये ऑलमोस्ट 900 तक जाएंगी. और जो न्यू लोकसभा बनी है उसमें 900 प्लस सीट्स रखी भी गई हैं. सो लेट्स सी, क्योंकि 1971 की पॉपुलेशन से आज तक पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है. एनीवे इसके अलावा फिर विमेंस रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ था वो भी फोर्स में आएगा आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शन डिलिमिटेशन के बाद. तो ये तीन चार चीजें एक साथ होनी है. सो पहले सेंसस हो, उसके बाद इसमें आगे कुछ मूवमेंट होगी. अब यहाँ पर साइमल्टेनियस पोल में जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में करा लिए जाए. उसके बाद विद इन 100 डेज लोकल बॉडीज दैट इज हमारी म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, उनके इलेक्शन भी साथ में करा लिए जाएं. ठीक है, तो ये दो फेज में होगा और इसको एग्जामिन किया एक कमेटी ने विच वॉज हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी. ठीक है, इतने डेवलपमेंट्स अभी इसमें हुए हैं. जब आगे कुछ होगा, प्रैक्टिकल शेप लेगा कुछ, तब हम इसकी बात दोबारा करेंगे. बाकी 450 में जो वीडियो किया था उससे आपने इस टॉपिक को आई होप कि पूरा समझ लिया होगा. जम्मू कश्मीर में फेज 1 के इलेक्शन हो चुके हैं, तो ठीक है, जो बिकॉज गन से तो कुछ होना नहीं है, बुलेट से, तो अल्टीमेटली बैलेट से ही कुछ हो सकता है वहां. इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया टू फ्री स्टॉक विद पाकिस्तान. नो सी, ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, उसने मीडिएशन किया था. एंड इंडिया काफी आप कह सकते हो जेनरोसिटी हमने दिखाई थी, एंड काफी ज्यादा वाटर हमने पाकिस्तान के लिए अवेलेबल करा दिया था. जो ऊपर की तीन नदियां हैं वो पाकिस्तान को दे दी गई थी, और नीचे की जो तीन बची हैं दैट इज सतलज, ब्यास एंड रावी, वो इंडिया ने अपने पास रख ली थी. हालांकि ऊपर की भी जो तीन नदियां थी हमारी सीजेआई दैट इज चेनाब, झेलम एंड इंडस, वो तीन पाकिस्तान को दी जरूर गई, बट उसमें से भी 15% वाटर करीब इंडिया के पास था. बट फिर भी इंडिया काफी जेनरस रहा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उस चीज का एहसान नहीं माना. एंड हमेशा जब भी हमारे कोई पावर प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हम लोग वहां इंप्लीमेंट करते हैं तो पाकिस्तान उसको ट्रिब्यूनल में लिए जाता था. लेकिन यहाँ पर एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया था, और जितनी भी वॉर्स हुई हैं 65, 71 या कारगिल वॉर, उस टाइम पर भी ये परमानेंट इंडस कमीशन एज इट इज वर्क करता रहा था. तो एक एग्जांपल दिया जाता था कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर मीडिएशन हो तो इसी तरह से कश्मीर इशू भी सॉल्व किया जा सकता है. एंड इसका एक ये प्राइम एग्जांपल एक पोस्टर बॉय की तरह दिखाया जाता था इंडस वाटर ट्रीटी. लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया ने कह दिया है कि हम यहाँ पे सारी टॉक्स फ्रीज कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने को तैयार नहीं है. एंड वी वांट कि ये ट्रीटी दोबारा से रीनेगोशिएट की जाए. सिंस जनवरी 2023 इंडिया हैज रिटर्न 4 times टू पाकिस्तान टू इनिशिएट टॉक्स ऑन रिवाइजिंग द ट्रीटी. ओके, लेकिन आई वुड से कि काफी आउटडेटेड टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आना इज लाइक नियरली इम्पॉसिबल. ठीक है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत हम लोग जो करेंगे वो कर लेंगे प्रीलिम्स की सीरीज में. बाकी इसमें कुछ न्यू डेवलपमेंट्स नहीं है. इंडिया चाहता है इसका दोबारा रीनेगोशिएशन हो, बट पाकिस्तान वो करने के मूड में नहीं है. ओके, तो एक चीज आपने जो फॉरेन टूर वगैरह कभी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर होटल्स वगैरह में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ये वन रूम में रहना एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर एक घर दे दिया जाता है. बिल्कुल आप जैसे अपने घर में तो वैसे रह सकते हो, होटल जैसे ही होता है, बट एक प्रॉपर आपको घर दे दिया जाएगा सेपरेट, ताकि आपको वैसी फील आए दैट होम स्टे जैसी. ठीक है, तो वही चीज हम अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं स्पेशली ट्राइबल एरियाज में. अब सोचिए आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप जा रहे हैं, वहां पे आपको प्रॉपर इस तरीके का एक कॉटेज दे दिया जा रहा है जहां पे आपको घर जैसा लगेगा और आप वहां पे अपना वेकेशन एंजॉय कर सकते हो. तो गवर्नमेंट इसके लिए ट्राइबल्स को 5 लाख रुपीज हर एक हाउस होल्ड को देने को तैयार है अगर वो अपने घर को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू दिस सॉर्ट ऑफ होम स्टे फॉर द टूरिस्ट. तो इससे बेनिफिट क्या होंगे, एक तो हमारा टूरिज्म पोटेंशियल को भी हम बेटर टैप कर पाएंगे, एट द सेम टाइम इन ट्राइबल्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड भी डेवलप होगी. राइट, एंड ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड के साथ लेकिन एक और चीज होगी कि यहाँ पे आपको उतने बेसिक नीड्स भी देनी पड़ेंगी टूरिस्ट को, उन बेसिक एमिनिटीज के प्रोविजंस भी करने होंगे. तो उसी के लिए सरकार ने कहा है दैट वी विल गिव 5 लाख ईच टू ट्राइबल हाउस होल्ड एंड विलेजेस अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, एक चीज की पूरी कंट्री में ये चीज एप्लीकेबल है. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स, पूरी कंट्री में जहां भी ट्राइबल्स रह रहे हैं उन सबके लिए भी एप्लीकेबल है.
across the country to turn their homes into tourist homestay or to build new ones under Tourism Ministry's Swadesh Darshan scheme. Alright, to tap the tourist potential of tribal areas and to provide the alternative livelihood, ये दो इसके बेनिफिट होंगे. ओवरऑल यहाँ पर 25 इंटरवेंशन प्लान किए गए हैं अंडर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जो कि एक अम्ब्रेला पैकेज देता है टू इम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग स्कीम्स इन 63,000 शेड्यूल्ड ट्राइब मेजोरिटी विलेजेस. अभी इलेक्शन है महाराष्ट्र झारखंड, शायद उसी के कंटेक्स्ट में ये लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये दो स्टेट ही करीब 18% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं. हालांकि सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे स्टेट में, मध्य प्रदेश में. As of June 2024, 24 lakh forest right entitlement titles have been granted to people and communities from ST and other traditional forest dwelling groups. अब फॉरेस्ट राइट एक्ट जो था हमारा, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए 2023 में, और वो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था इन मेंस 450 प्लस सीरीज ऑन 27 मई. 27 मई 2024 को हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए हैं और उसको लेकर जो भी कंट्रोवर्सीज हैं उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था. ठीक है, क्योंकि वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके और ओवरऑल मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये जो मेंस 450 है या ब्रेन स्टॉर्मिंग, उसी को अब हम लोगों ने उसमें कन्वर्ट कर दिया है 20 मिनट शॉर्ट, ये चीजें आपको हेल्प करती हैं अल्टीमेटली. क्योंकि अब जैसे आज इसका मेंशन हुआ न्यूज़पेपर में, तो गो बैक टू योर नोट्स. मैं आपको हमेशा इंसिस्ट करता हूँ एक पेज में नोट्स बना लीजिए अपने मेंस वाले शॉर्ट में, कीवर्ड्स लिख के, एंड कीप ऑन रिवाइजिंग देम. वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, एट द सेम टाइम डेली न्यूज एनालिसिस में जो टाइम स्पेंड होता है उसको भी रिड्यूस करेगा. ओके, कल हमने बात की थी पेजर ब्लास्ट की. ठीक है, इजराइल की जो आर्मी है उसने इस तरह की चीजें की है कि ये जो लेबनान में जितने भी हिजबुल्ला लोग हैं, ठीक है, इनके मिलिटेंट्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज करते हैं उनको हीट अप किया किसी तरीके से एंड दे ऑल ब्लास्टेड. और इसी तरीके से अब इन्होंने पेजर से आगे जाते हुए वॉकी टॉकीज, सोलर इक्विपमेंट, इनको भी एक्सप्लोड किया. तो ये दिखाता है कि आज के टाइम में वॉर कितनी डेडली हो सकती है. ठीक है, 2800 से ज्यादा लोग बाउंडेड हुए हैं. इवन ईरान के ऑफिशियल्स थे वो तक बाउंडेड हुए हैं यहाँ पे लेबनान में. सो ये दिखाता है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टूडेज वॉरफेयर. अब बात सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिट नहीं रह गई है. Explosions were reported in Beirut, that is capital of Lebanon, and other parts of Lebanon in an apparent second wave of detonations of electronic devices. इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, इसलिए हमारे आर्मी ने बहुत सीरियस कंसर्न रेज किया था डीआरडीओ के अगेंस्ट कि आप चाइनीज इक्विपमेंट यूज कर रहे हो. हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी आर्मी ने वार्निंग दिया कि आप अपने जो यूएवीज बना रहे हो, ड्रोन्स बना रहे हो, उसमें आप चाइनीज इक्विपमेंट यूज कर रहे हो. कल को ये हालत इंडियन आर्मी के साथ भी हो सकती है. ओके, सो ये सब बहुत सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंश्योर करें कि हमारी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल भी यूज कर रही है वो इंपोर्टेड ना हो, एटलीस्ट चाइना से इंपोर्टेड ना हो. ये सारे एग्जांपल्स आपको कोट करने होंगे. मैंने आपके साथ एक प्रॉपर सेशन किया हुआ है ना मीन्स में इंडिया साइबर सिक्योरिटी, तो उसमें ये सब चीजें आपको मेंशन करनी चाहिए कि यहाँ पे इसराइल ने जो करके दिखाया है ये थ्रेट इंडिया पर भी लूम करेगा अगर हम इतना ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू दी रॉ मटेरियल्स जो हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने में यूज कर रहे हैं. क्योंकि अभी भी जब हम कहते हैं कि देखिए ये चीज हमने इंडिजिनसली बना ली है, बट सच्चाई ये होती है कि उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट 70% ही होते हैं. उसके बाद जो 30% है वही तो सबसे क्रिटिकल है. इट्स जस्ट लाइक कि आप 80 मार्क्स तक पहुंच गए और खुश हो रहे हो कि हमने प्रीलिम्स में 80 स्कोर किया, बट अब कट ऑफ से तो 5-6 नंबर पीछे रह गए ना, वही 5-6 नंबर तो सबसे क्रिटिकल है. ठीक है, वॉकी टॉकीज, इवन सोलार इक्विपमेंट ब्लू अप. ओके, और ब्लेम गया है पूरा इसराइल पे. कल पेजर बॉम्बिंग्स हुई थी. चलिए आगे चलते हैं. पॉक्सो एक्ट हम लोग ऑलरेडी पहले डिटेल में कवर कर चुके हैं. ठीक है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट मैंने किस दिन किया था, आई हैव टू चेक दैट. सिमिलरली अब देखिए कल ही हमने बात की थी एक जिसने एडिटोरियल लिखा था, फॉरेन में बैठ के क्या है इंडिया की कंडीशन बड़ी इजी लगती है, बाहर बैठ के आइडियलिस्टिक बातें करते रहते हैं लोग फॉरेन में बैठ के. बट द थिंग इज कि कल वो कह रहे थे कि डेथ पेनल्टी के अबॉलिशमेंट के लिए एक फेमिनिस्ट मूवमेंट चलानी चाहिए कि आप अबॉलिश कीजिए डेथ पेनल्टी इवन फॉर रेप केसेस. अब जरा यहां पढ़िए, माइनर गर्ल रेप बाय टीचर इन भोपाल स्कूल, और कितने साल की बच्ची, 3 साल की. हाँ, तो
ऐसा कौन है जो ये कहेगा कि यार इस केस में भी डेथ पेनल्टी मत दो इन्हें। कल हमने देखा था एक 17 साल के लड़के ने 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया। तो ये मजाक नहीं है। 3 year old गर्ल वॉज एलिजली रेप बाय हर स्कूल टीचर इन मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल। ओके, तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां शायद डेथ पेनल्टी भी छोटी लगती है, तो कम से कम एटलीस्ट डेथ पेनल्टी तो देनी ही होगी। ऑलराइट, सो हमने 20 मिनट सेशन भी किया था उस पर, डेथ पेनल्टी फॉर रेप केसेस। इसलिए मैंने उसमें कहा था कि देखिए कुछ क्राइम ऐसे हैं जिनमें ये जो फालतू की बातें करते हैं, डेथ पेनल्टी डेटरेंस की तरह एक्ट नहीं कर सकती, हमें रिफॉर्म करना है क्रिमिनल्स को, उन्हें पनिश नहीं करना है, तो वो सब फालतू की बातें। एटलीस्ट 17 साल का लड़का भी जानता है कि वो 4 साल की बच्ची के साथ अगर रेप कर रहा है, वेजाइनल पेनिट्रेशन कर रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यहाँ पर मैड्रास हाई कोर्ट ने एक प्ली को जंग किया, जिसने कहा था कि जो तमिल पोएट थे हमारे, उनके बर्थडे को डिक्लेयर किया जाए एज वैकासी अनुशाम। ठीक है, ये स्टैचू है संत पोएट थिरुवल्लुर। इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम था तिरुकुरल। अब अगर आपको ये तैयार करना है, इनफैक्ट पूरा का पूरा संगम लिटरेचर मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पर ही। ठीक है, संगम लिटरेचर की पूरी डिटेल मैंने आपको एक ही वीडियो में कराई हुई है। प्लेलिस्ट में जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, उसमें संगम लिटरेचर मिल जाएगा, देख लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि उसको ऑलरेडी मैंने इतना डेप्थ में कराया है फ्रॉम एक ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बिकॉज माय ऑप्शनल वाज हिस्ट्री, तो इससे ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर योर प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में हिस्ट्री जो आ रहा है वो आजकल बहुत ही फैक्चुअल आ रहा है, सो उस वीडियो को वहां से कर लेना संगम लिटरेचर का। ठीक है, और बाकी डेथ पेनल्टी वाला हमने कुछ ही दिन पहले 20 मिनट डिस्कशन में किया था। तो देखिए आप, अभी हम 2 ही पेज आगे बढ़े हैं, बट हम 3-4 टॉपिक ऐसे देख चुके हैं जो हम पहले कवर कर चुके हैं। दैट्स हाउ आपकी प्रिपरेशन होती है यूपीएससी में। अगर आप रोज सोचेंगे कि ठीक है हर वक्त मंथली में एक्शन आएगी मैं वहां से पढ़ लूंगा, तो वो चीज नहीं होने वाली है। वो फिर तो वो बात है कि हर साल बस पढ़ते जाओ, टाइम वेस्ट किए जाओ 5 साल, एंड फिर रिग्रेट होगा लेटर ऑन। Mpox, we have already done about Mpox on 17th August. There is nothing new in this. Okay, ना कोई वैक्सीन आई है ना कुछ, नथिंग, बस केसेस आ रहे हैं न्यू न्यू। यहाँ पे इन लोगों ने ये बात बिल्कुल सही लिखी, फालतू का म्योपिया आप छोड़िए, रीफोकस ऑन द रेलेवेंस ऑफ इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल अपने बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट चला देती हैं, स्पेशली बीजेपी इसमें माहिर है कि हिंदी में एमबीबीएस कराएंगे हम। ये पहले भी हमने इसकी बात की है। अगर इतनी अच्छी है, हिंदी से आपको अच्छी क्वालिटी जॉब्स मिल सकती हैं वर्ल्ड में, तो फिर करा लो अपने बच्चों को भी। सारे नेताओं के बच्चे तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, एंड दे प्राउडली पोस्ट भी करते हैं ट्विटर पे, माई सन माई डॉटर गॉट एडमिशन इन दिस, माई सन माई डॉटर ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड ऑल दिस, एंड यहाँ पे बैठ के ज्ञान देते हैं कि हिंदी में एमबीबीएस कराएंगे। मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश ही पहला स्टेट बना जिसने कहा हिंदी में कराएंगे। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसने भी अपना एम्फेसिस इसी पे रखा। जस्ट अ सेकंड यार, कहीं से इसने भी एम्फेसाइज यही किया कि हम लोग जो हमारी मदर टंग है उसी में एजुकेशन देने की बात करेंगे। बट द थिंग इज, सी लैंग्वेज इज वन थिंग, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि आखिर कौन सी लैंग्वेज या कौन सी चीज सीखकर हमारी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो लैंग्वेज है इंग्लिश। ओके, सो इन्होंने ये आर्टिकल में सही बात लिखी, बट सिंगल पॉइंट यही है कि अल्टीमेटली इंग्लिश ही है जो आपको जॉब देगी, एक क्वालिटी जॉब। या तो देखिए चाइना ने अपने यहाँ पे मैंड्रिन सिखाई अपने लोगों को, वहां पे इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत कम है, और यही चाइना का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बट एट द सेम टाइम चाइना ने अपने यहीं पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना ज्यादा किया कि उसके बच्चों को कहीं और ज्यादा बाहर जाके जॉब सर्च करने की जरूरत नहीं है। चाइना हैज द बेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड इन इट्स टेरिटरी। ठीक है, खुद की डोमेस्टिक कंपनीज भी, एट द सेम टाइम जो दूसरी कंपनीज भी हैं उन्होंने खुद अपने बेस चाइना में बनाए हुए हैं। या तो हम उस लेवल का डेवलपमेंट कर लेते अपने यहाँ पर, तो हमारी हिंदी या जो भी लोकल लैंग्वेज है वो काम आ जाती। बट एट द सेम टाइम उस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं। आज हमारे यहाँ अगर टॉप के रिसर्चर्स साइंटिस्ट को भी मौका मिलता है फॉरेन जाने का, तो वो चला जाता है। राइट, तो वो सब फालतू की पॉलिटिकल बातें हैं। फेयर शेयर फाइनेंस कमीशन, अब 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने वाली होगी। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी बातें कर चुके हैं अंडर मेंस 450 प्लस सेशन ऑन फिजिकल फेडरलिज्म ऑन 27 में। वहां पे हमने सारा क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया था, 15 फाइनेंस कमीशन का क्राइटेरिया, 16 फाइनेंस कमीशन का क्राइटेरिया। ठीक है, और उससे पहले 14 वाली भी। सो अल्टीमेटली यहाँ पर दो चीजें अभी तक जो हमने डेवलपमेंट देखी पिछले कुछ दिन में। पहला, स्टेट्स की डिमांड है कि ये जो आप डिविजिबल पूल है 41%, उसको बढ़ाकर 50% कीजिए, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आप एक कैप लगा दीजिए सेंटर के सेस और सरचार्ज पर, क्योंकि ये स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किए जाते। ये दो डिमांड हमने पिछले कुछ डिस्कशन में देख ली थी।
ठीक है। दूसरा, इन स्टेट्स का कहना है कि देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑन स्टेट्स ऑटोनॉमी। जैसे केरल को लेके ये लोग सीलिंग सीलिंग ले आए थे केरला की बोरोइंग लिमिट्स पे। ठीक है, ये बात भी मैंने फिजिकल फेडरलिज्म के सेशन में आपके साथ की हुई है, उस वीडियो को देख लेना, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि स्टेट की जो ऑटोनॉमी है उस पर आपने रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। दूसरा, जब से जीएसटी आया है इनके खुद के जो रेवेन्यू सोर्सेज थे जैसे सेल्स टैक्स वगैरह वो खत्म हो गए। ठीक है, उसके अलावा आप पिनलाइज करते रहते हो स्टेट्स को, कंडीशनल कंडीशनल ग्रांट्स देते हो कि आपको फंड चाहिए तो ये चीज इंप्लीमेंट कीजिए अपने यहाँ पर। दूसरा, इनका कहना है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स या कोई पोर्ट डेवलप करना है, उसके लिए यूनियन बजट ने हमें बहुत ही पैल्ट्री सम एलोकेट किया है। फॉर एग्जांपल, बेंगलुरु सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट के लिए नॉन एलोकेशन ऑफ सेंट्रल फंड्स फॉर केरल विजिंजम पोर्ट, सेकंड फेज ऑफ चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, इनके लिए यूनियन बजट से बहुत कम फंड्स हमें एलोकेट किए जाते हैं। उसके अलावा गुजरात में रेनफॉल हुआ काफी हैवी। ठीक है, लैंडस्लाइड हुआ वायनाड में, तो ये जो डिजास्टर्स भी जो आ रहे हैं उसके लिए भी हमें फंडिंग उतनी नहीं दी जाती है। तो 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, इट इज एक्सपेक्टेड बाय अक्टूबर 2025। तो देखेंगे तब क्या निकल के आता है, स्टेट की डिमांड को मेट करता है या नहीं करता है। अब यहाँ पे दूसरी बात यह है कि जो पुअर परफॉर्मिंग स्टेट होते हैं, जैसे बिहार अगर सेंटर की तरफ 1 रुपए भेजता है तो रिटर्न में उसको 6 रुपीज मिलते हैं। लेकिन वहीं तमिलनाडु कर्नाटका जैसे अगर 1 रुपी भेज रहे हैं टैक्स के फॉर्म में सेंटर की तरफ, तो उनको हार्डली कहीं 0.7 पैसा वापस जाता है। तो इनका कंसर्न भी जेन्युइन है कि आप जो इनएफिशिएंट स्टेट्स हैं लाइक बिहार यूपी, उन्हें तो आप और ज्यादा पैसे दे रहे हो, लेकिन हम जो एफिशिएंट स्टेट्स हैं हमें पनिश कर रहे हो आप। राइट, तो उनका ये कहना है कि हम लोग इंडस्ट्रियल वाइज या इकोनॉमिक वाइज पावर हाउस हैं वो ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमें भी जरूरत है कैपिटल की एंड हमारे सोशल एक्सपेंडिचर। क्योंकि मैंने आपके साथ एक सेशन किया था डेमोग्राफिक डिविडेंड पे, उसमें मैंने कहा था कि हम इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को एज अ होलिस्टिक पिक्चर ना देखें, हम ये देखिए कि हमारे यहाँ वेरिएशंस कितने हैं। किसी की डेमोग्राफिक विंडो सदर्न स्टेट की वो 2030-40 के बीच बंद होना शुरू हो जाएगी। नॉर्थ इंडियन स्टेट की इनकी डेमोग्राफिक डिविडेंड की विंडो चलती रहेगी 2050 तक। ठीक है, तो सोशली इनके यहाँ पर ओल्ड एज पीपल ज्यादा होंगे सदर्न स्टेट्स में, तो हमें उनके हेल्थ एक्सपेंडिचर, उनकी पेंशन वगैरह, सोशल सिक्योरिटी, इसके लिए भी ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है इन सदर्न स्टेट्स को। ठीक है, तो आप बस ये मत कहिए कि आप तो इंडस्ट्रियलाइज हो, आपको कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा फंड्स की। जरूरत है। ठीक है, उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, जैसे बैंगलोर में क्राउड रेट बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, उसी तरह से सोशल एक्सपेंडिचर के लिए भी है। उसके अलावा उनकी जो क्लाइमेट इंडस्ट्रियल नीड्स हैं इन सबको मैट करने की जरूरत है। तो ये डिवोल्यूशन जो है ये काफी कम होता है अभी तक। तो इनका कहना है कि वी आर एट द क्रूशियल जंक्शन इन इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, उसके अलावा जो कंटिजेंसी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे जो क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स हैं, हैदराबाद में हीट वेव हर साल आती है, काफी लोगों की डेथ होती है। ठीक है, तो इनको मिटिगेट करने के लिए भी हमें फाइनेंस कमीशन फंडिंग दे प्रॉपर। ठीक है, बाकी फिजिकल फेडरलिज्म में हमने उसके जो भी नॉर्म्स हैं वो सब बातें की हुई हैं पहले। क्वाड क्वाड का समिट होने वाला है यूएसए में, होना था इंडिया में बट हम लोगों ने स्वैप कर लिया कि हम अगले साल कर लेंगे, इस साल यूएसए कर लेगा क्योंकि उसके यहाँ पर फिर इलेक्शन हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वाड को लेके हमने 30 जुलाई के न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था क्वाड और इंडिया के रिस्पेक्ट में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये डिस्कशन वहां पे पहले किया है हमने क्वाड को लेकर। यहाँ पर जो बात है कि क्वाड का 4th समिट होने वाला है इन विल्मिंगटन डेलावेयर यूएसए में। ओरिजिनली इंडिया वाज द होस्ट फॉर दिस ईयर बट हमने डेफर कर दिया यूएस को कि चलिए नेक्स्ट ईयर हम कर लेंगे, इस साल आप कर लीजिए। इंडो पैसिफिक इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर ना एक चीज समझिए कि अगर ये हमारा इंडिया है, कि ये आ गया बीच में ऑस्ट्रेलिया और इधर ये यूएसए की कोस्ट, तो ये लोग मानते हैं कि इंडिया का ये जो वेस्टर्न कोस्ट है यानी बे ऑफ बंगाल, यहां से लेकर हम इंडो पैसिफिक रीजन यूएसए कंसिडर करता है। जबकि हम कहते हैं कि नो, जो अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट है वहां से लेके यूएसए की कोस्ट तक को पूरा कंसिडर किया जाए इंडो पैसिफिक। तो पहला तो ये इशू है, हम चाहते हैं कि ये पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न कोस्ट है वहां से कंसिडर किया जाए, जबकि ये लोग कहते हैं कि नहीं, इंडिया की जो ईस्टर्न कोस्ट है पे ऑफ बंगाल वाला रीजन, वहां से हम लोग कंसिडर करेंगे इंडो पैसिफिक को। ठीक है, तो पहला तो इशू ये आता है। दूसरा, प्राइमरी गोल क्वाड का जब बना था तो वो चाइना का तो था कि चाइना के अगेंस्ट बनना था, बट एट द सेम टाइम ओवरऑल इसका जो इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस।
ठीक है, हमें लिंक करना था रीजनल सिक्योरिटी को विद सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इनिशिएटिव एंड ऑल दोस। यानी कि इसको और ज्यादा हम लोगों ने इसका जो डोमेन था उसको डाइवर्सिफाई किया कि इसको सिर्फ एक एंटी चाइना अलायंस की तरह मत देखिए, हमें ओवरऑल जो इंडो पैसिफिक रीजन है जहां से वर्ल्ड का इतना सारा ट्रेड पास होता है, जहां पे ऑलरेडी सिक्योरिटी को लेकर काफी इश्यूज हैं, चाहे वो पायरेट्स के हो या एंटी नेशनल एलिमेंट्स हो या चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर हो, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए हमने इसको डाइवर्सिफाई किया क्वाड के डोमेन को। हमने रीजनल सिक्योरिटी की बात की, हमने सप्लाई चेन इंश्योर करने की बात की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात की, और हमने टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की बात की। अब क्वाड को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे, आप क्वाड को पढ़ेंगे साथ में आईपीएफसी के रिस्पेक्ट में भी, ओके, और एट द सेम टाइम आकूस के रिस्पेक्ट में भी। ठीक है, ये दोनों टॉपिक मैंने, एक मिनट, आईपीईएफ, सॉरी, ओके, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लेड बाय यूएसए एंड आकूस समिट, ये दोनों के साथ में लेकर पढ़ेंगे आप इस क्वाड समिट को। ठीक है, और मेन फोकस आप रखिएगा दो चीजों पर, एक है सप्लाई चेन और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। एंटी चाइना हद से ज्यादा मत लिखना अपने आंसर्स में, पढ़ने वाले को भी इरिटेशन हो जाएगी और वो दिखाएगा कि आपका नॉलेज का जो डोमेन है वो काफी कम है। ऑलराइट, सो जब समिट हुआ था जुलाई में टोक्यो में, तो वहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स ने बात की थी अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस टू इंडियन ओशन region, reflecting a strategic effort to integrate the vast expanse into a broader Indo-Pacific narrative. Aim aim to standardize the regional laws and enhance accountability for violation of international maritime norms and promoting a rule based order further. वो सबसे ज्यादा वायलेशन जो आपका कौन करता है? चाइना। Key focus, the key focus will be on operationalization of South Asia program through इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर आईओआर रीजन बेस्ड इन इंडिया। अब ये हमारे यहाँ इंडिया में हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में इसका। ये कुछ नहीं करता, आपका जो भी नेवीज वर्क कर रही है, जो भी ओशन में हो रहा है उसके बारे में सिर्फ एक फ्यूजन सेंटर बनाया गया ताकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग इजी हो सके। ठीक है, और ये मोस्टली साउथ एशिया के रिस्पेक्ट में बनाया गया, बट हम चाहते हैं कि इसमें और भी कंट्रीज ज्वाइन करें। The IFC IOR, which currently hosts 12 international license officer मैं आपको बता चुका हूं, ये वो ऑफिसर होते हैं जिनका काम होता है कि गुडविल बनी रहे कंट्रीज के बीच में। It represents a growing coalition of nations dedicated to upholding freedom of navigation and a rule-based maritime order. Tracking progress and looking for new opportunities. अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं इसके बीच में, वो उसकी प्रोग्रेस को मेजर करना है, ठीक है, क्या आउटकम रहा, और दूसरा न्यू अपॉर्चुनिटीज भी देखनी है। क्वाड्स एक्सपेंसिव एजेंडा स्प्रेड अक्रॉस 16 वर्किंग ग्रुप्स। यहाँ पे हमने 16 वर्किंग ग्रुप्स ऑलरेडी बना रखे हैं क्वाड के अंडर में, जो अलग अलग इश्यूज पे वर्क कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कनेक्टिविटी, हेल्थ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म। तो ये बताता है कि क्वाड बना था एज अ एंटी चाइना अलायंस, बट इसने अल्टीमेटली अपने आप को कितना ज्यादा अलग अलग डोमेन में एक्सपैंड किया है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्रिटिकल इश्यूज कॉमन है यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के लिए। तो ये जो अब न्यू समिट हो रहा है यहाँ पे यूएसए में, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लीडर्स टू असेस द प्रोग्रेस इन सब वर्किंग ग्रुप्स की, 16 वर्किंग ग्रुप्स की प्रोग्रेस को असेस करना है कि आपने क्या किया है अभी तक, एंड ऑल्सो टू कमिट फॉर द न्यू इनिशिएटिव। इनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा रिव्यूइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क रैन, जो कि पलाऊ में सेट किया गया था। द डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेस बेस्ड क्लाइमेट वार्निंग सिस्टम इन मॉरिशस एंड एडवांसमेंट ऑफ ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडो पैसिफिक आइलैंड एंड द आउटकम ऑफ इनॉग्रल क्वाड साइंस दैट इज स्टैम्प कोहर्ट। ये चारों पांचों चीजें पहले साइन हुई थी, इनमें क्या प्रोग्रेस हुई है इसको असेस करना चाहिए हमें, जो करंट सबमिट अप होने वाला है। ठीक है, आउटलुक की बात करें तो दिस विल बी ए प्रिल्यूड टू इनॉग्रल समिट ऑफ द फ्यूचर। समिट ऑफ द फ्यूचर में अब तक आपके साथ दो बार डिस्कस कर चुका हूं। एक पहला बार हमने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन ए आर्टिकल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कैसे इसके लिए ग्लोबल नॉर्म्स बनाने में इंडिया जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रिंसिपल को अपहोल्ड कर सकता है। और दूसरा हमने डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, कि हेल्थ में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कर सकते हैं। समिट ऑफ द फ्यूचर वहां पे होने वाला है। ठीक है, अब ये चीजें मैं 1 by 1 20 मिनट सीरीज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम हमने डिस्कस किया,
ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में 2-3 अलग-अलग डायमेंशन डिस्कस करने हैं, उस पे मैंने एक डायमेंशन अभी किया, 2 और करने हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसका करेंगे एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। उसके बाद हम इसके अलग-अलग डायमेंशन डिस्कस करेंगे, उसमें हम हेल्थ पे वापस आएंगे। ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम हेल्थ में कैसे यूज कर सकते हैं, डिफेंस एंड स्पेस में कैसे यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो 10 मार्कर्स आते हैं यूपीएससी मेंस में, वो किसी पर्टिकुलर डायमेंशन को लेके आएंगे। एंड जो 15 मार्कर्स आता है वो फिर आपको ओवरऑल पूछा जाता है, जैसे कोविड के टाइम पूछा गया था कि हम टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से हमारी मदद की कोविड क्राइसिस को टैकल करने में। ठीक है, वो ओवरऑल आया था। So, this summit is a prelude to the inaugural Summit of the Future, which aims to reshape the global governance by addressing critical issues such as sustainable development, international peace and security, technological innovation like AI, and welfare of future generation. ठीक है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा नई बातें नहीं थी, बस ये था कि जो पुराने इतने सारे हम लोगों ने चीजें की हैं अब तक, उनको रिव्यू करना है एट द सेम टाइम, और देखेंगे कि आगे और किस डोमेन में हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। ड्रोनिंग मतलब डूब के मर जाना। ठीक है, ये इसके काफी इंसिडेंट्स हुए। एक तो सबसे फेमस इंसिडेंट्स तो अपने ओआरएन में ही हुआ, राउस आईएएस की बेसमेंट में। ठीक है, दूसरा कई जगहों पर लोग पिकनिक वगैरह मनाने चले गए, इस बार हैवी रेनफॉल हुई, तब उसके वहां पिकनिक स्पॉट्स पर भी काफी ज्यादा लोग डूबकर मरे। ठीक है, तो ये कह रही है कि ये भी एक हेल्थ क्राइसिस ही है जिसको नेगलेक्ट किया जा रहा है अब तक। अब हुआ ये था कि लास्ट ईयर बहुत सारे न्यूज आ रही थी अबाउट दिस सुसाइड। कोटा में कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, एक लड़की ने भी यूपीएससी में भी सुसाइड किया। तो यूपीएससी ने सुसाइड पे ही 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया। हो सकता है कल को ड्रोनिंग पे भी पूछ ले, तो इसको मैं सेपरेटली आपको 20 मिनट सीरीज में करा दूंगा। एक सब इतना मोर देन इनफ नोट होगा हमारे पास क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट ईयर उसने सुसाइड पूछा था, इस बार ड्रोनिंग को लेके न्यूज अभी काफी टाइम से तो चल रही है, न्यूज़पेपर में आ रहा है बार बार। देखते हैं, अगर इसको हमें करना होगा तो हम 20 मिनट सीरीज में इस पे एक शॉर्ट लेक्चर कर लेंगे। ठीक है, हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते मेंस के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स के साथ क्या इश्यूज हैं ये भी हम लोग सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे 20 मिनट सीरीज में। बाकी यहां से अभी देख लेते हैं कि इसमें क्या पॉइंट रेज किए गए। अल्टीमेटली न्यूज़पेपर के डिस्कशन आपका बेस बनाते हैं फॉर दी 20 मिनट सीरीज एंड मींस 450 प्लस। फास्ट ट्रैक कोर्ट से पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ क्या इशू है ये हमने डिस्कस किया था ऑन डेली न्यूज एनालिसिस 5 अगस्त। ठीक है, तो एक तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा केसेस के बैकलॉग हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। और उसके दो सबसे बड़े रीजन है, एक तो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज हजारों में है, जजेस अपॉइंट नहीं होते हैं। और दूसरा रीजन है दैट यहाँ पर एडजर्नमेंट बार बार होती रहती है, तारीख पे तारीख चलता रहता है। ये दो सबसे बड़े रीजन है। बाकी ओवरऑल और क्या क्या चैलेंजेस हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल, ये सब हमने 5 अगस्त को डिस्कस किया था, तो आप वहां से उस सेशन को देखेंगे। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कर लेते हैं। बनाए किस लिए गए थे? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा पेंडिंग हो रहे हैं, तो हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना देते हैं। 2012 में जब निर्भया गैंगरेप हुआ, उसके बाद कहा कि यार इनको सजा मिलने में 10-10 साल लग जाते हैं, चलो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाते हैं ताकि जल्दी हैंडल किया जाए। लेकिन इसके बाद इश्यूज ये हुए कि इनके अंडर में भी काफी सारी लिमिटेशंस आना शुरू हो गई। फर्स्ट लिमिटेशन थी रिसोर्स। स्टेट गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेट नहीं कर पा रही है। वही इशू अभी पार्लियामेंट में उठा था वेस्ट बंगाल के रिस्पेक्ट में कि आपने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नहीं बनाए जो एक्सक्लूसिवली डील करेगा क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन के साथ। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है बंगाल में, लेकिन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नहीं है जो एक्सक्लूसिवली विमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम के साथ डील करे। ठीक है, तो पहले क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे रिसोर्स एलोकेट करना, और वो कर नहीं पाती है। दूसरा, इनएफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन। अगेन एंड अगेन मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये जुडिशियल बैकलॉग्स, केस डिले, ये सब रिड्यूस करना है तो उसके लिए जरूरी है कि जुडिशियल रिफॉर्म से पहले पुलिस रिफॉर्म होना जरूरी है। हमारे यहाँ एक ही पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन जैसे चीजें भी हैंडल कर रही है, एट द सेम टाइम लॉ एंड ऑर्डर भी हैंडल कर रही है। ठीक है, छोटा मोटा क्राइम होगा तब भी वही देख रहा है, चोरी हो रही वही देख रहा है। एट द सेम टाइम जब बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं जिनमें अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो वो आदमी भी वही देख रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा कहा जाता है पुलिस में हमें दो विंग बनाने की जरूरत है। वी नीड टू बाइफरकेट दिस पुलिस। एक जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर देखेगी, ठीक है, पेट्रोलिंग एंड ऑल। दूसरी तरफ एक विंग होना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह दिखेगा। यानी कि इनको एक अलग ही लेवल की हाई टेक ट्रेनिंग की जरूरत होगी। ठीक है, ट्रेनिंग प्लस हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। लॉ एंड ऑर्डर वो मैनेज हो सकता है विद, अगर आपके पास कम स्किल्स हैं, कम एजुकेशन है, तो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है।
तो काफी सारी जो पुलिस रिफॉर्म पे पहले कमिटीज बनी है उन सब ने रेकमेंड किया है कि इसका बाइफर्केशन बहुत जरूरी है पुलिस के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई सरकार आ जाती है स्टेट्स में, पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, जब भी कोई सरकार आती है वो सोचती नहीं नहीं पुलिस को हमें अपने कंट्रोल में रखना है ताकि हम मिस यूज कर सकें उसका अच्छे से, क्योंकि आधे से ज्यादा तो पॉलिटिशियंस पे किसी न किसी तरह के केस चल रहे हैं। तो किसी भी पुलिस किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने कभी भी पुलिस रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं। और पुलिस रिफॉर्म अच्छे से नहीं हो पाते हैं तो एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है, प्रॉपर चार्जशीट नहीं बन पाती है और जुडिशरी अपने जजमेंट नहीं दे पाती है। ठीक है, सो हमेशा जुडिशियल रिफॉर्म की जब भी बात आएगी तो पुलिस रिफॉर्म उसके प्रीकर्सर होंगे, तभी जाकर चीजें सुधरेंगी। जब तक इन्वेस्टिगेशन एफिशिएंट नहीं होगी जजमेंट नहीं आ पाएगा। थर्ड इज इनसफिशिएंट स्टाफ एट द जुडिशरी, वही नंबर ऑफ वैकेंसी एंड ऑल। ठीक है, तो ये तीन रीजन है जिस वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जिस पर्पज से बनाए गए थे वो एग्जैक्टली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 2018 से 20 के बीच में काफी सिग्निफिकेंट राइज देखा गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए बहुत ज्यादा। ठीक है, ऑलमोस्ट 907 कोर्ट्स हो गए थे बाय 2020। लेकिन उसके बाद मैटर ठंडा पड़ गया, उनको फांसी हो गई, वो निर्भया के गैंगरेप वालों को। उसके बाद पब्लिक आउटक्राई खत्म हो गया। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस जो थी ये स्लो होना शुरू हो गई सिंस 2020। और हमारे जो नंबर ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स थे वो 907 से घट के आज रह गए हैं 832। दिस डिक्लाइन रिफ्लेक्ट्स चैलेंजेस दैट स्टेट फेस इन मेंटेनिंग दीज कोर्ट्स, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को मेंटेन करना है इनको। सेंटर एक बार को फंड दे देगा आपको कि बना लो, लेकिन उसके बाद फिर मेंटेन आप ही को करना है। ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि वैसे ही हमारे साथ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स भी है हमारे साथ। ओके, बिकॉज स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आपको रन करने हैं ये कोर्ट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का तो वही इशू है कि हमारे साथ ऑलरेडी काफी सारे, ये आपने पूरी हमारी टैक्सेशन पावर तो आप अपने पास रख ली है। ठीक है, हमें हमारी जो ऑटोनॉमी थी वो आपने खराब कर दी है। दूसरा, सो द लोकल रिसोर्स लिमिटेशन, वेरिंग लेवल ऑफ प्रायोरिटाइजेशन एंड डिफरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, ये सारे रीजन है जिस वजह से हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। स्टेट्स विद फ्यूअर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज स्ट्रगल टू कीप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फंक्शनिंग ऑप्टिमली। दे आर ओवरबर्डन बाय शेयर वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ केसेस, जो अल्टीमेटली डिले करते हैं। कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को लिमिट करने की जरूरत है टू स्पेसिफिक केसेस। ठीक है, जैसे रेप केसेस ज्यादा हो रहे हैं, चलिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ रेप केसेस से डील करेगा। पॉक्सो के अंडर में बहुत केस आ रहे हैं, आपको सिर्फ पॉक्सो के केसेस डील करने होंगे। अब इन्हीं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को आप रेवेन्यू मैटर्स भी दे दोगे, लैंड डिस्प्यूट चल रहा है इसको भी कीजिए, तो नहीं हो पाएगा, फिर तो वो बर्डन हो जाएगी जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द जुडिशरी। Many states have not expanded the scope of fast track courts beyond sexual offenses, तो वो ठीक भी है, कोई जरूरत नहीं है उसको एक्सपैंड करने की, अदरवाइज फिर वहां भी बैकलॉग और डिले शुरू हो जाएंगे। Courts could alleviate some of the burdens on the regular judiciary and better fulfill their intended purpose of delivering the faster justice across wider range of cases। ठीक है, बट what I personally feel is कि रेंज को और ज्यादा वाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको लिमिट रखने की जरूरत है टू स्पेसिफिक क्राइम्स जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। Similarly, states must prioritize their operation and ensure they have necessary resources to function effectively. States must improve their sophisticated investigation यानी कि पुलिस रिफॉर्म्स एंड प्रोवाइड कटिंग एज फॉरेंसिक सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि जब तक, अब आपने कई बार देखा होगा कहीं पे चोरी होती है, पुलिस वाले आते हैं और वो गेट खोलना शुरू कर देंगे, ये करना शुरू कर देंगे, वो करना, और होता ये है कि फिर उनके खुद के फिंगरप्रिंट्स वहां लग जाते हैं। आरुषि तलवार का जो मेन केस था ना, उसमें जब वो रिटायर हुए, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसके जो सबसे हेड थे, चीफ थे, उन्होंने कहा है कि यार हम लोग जब पहुंचे तो आधे से ज्यादा जो एविडेंसेस थे वो तो लोकल पुलिस डिस्ट्रॉय कर चुकी थी पहले ही, उनके शूज के निशान वहां बन चुके थे, उनके फिंगरप्रिंट्स गेट वगैरह पे बन चुके थे। तो लोकल पुलिस थी जैसे कांस्टेबल्स एसआई वगैरह, वो इन्वेस्टिगेशन में उतने वेल ट्रेंड नहीं है, बट उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट्स भी छाप दिए, उन्होंने अपने शूज के मार्क भी छाप दिए, और जब तक फॉरेंसिक टीम आई तब तक तो वो कहते हैं कि एविडेंसेस ही नहीं मिले फिर हमें ठीक ठाक। ओके, मिक्स एंड मैच हो गया था सब कुछ। तो ये जरूरत होगी कि हमें अपने इसको इन्वेस्टिगेशन विंग को अलग करना होगा फ्रॉम द नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर विंग। One possible solution lies in leveraging technology, digital case management system, ठीक है, ई फाइलिंग की जा सकती है, वो भी किया गया, एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है टू रिड्यूस द प्रोसीजरल डिलेस। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो हम यूज कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम 20 मिनट्स के सेशन में इस टॉपिक को डिटेल में एनालाइज कर लेंगे ताकि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अपने आप में खत्म हो जाए। मेंस में आपको अगर पूछा जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में पूछे जाएंगे कि आखिर इनकी इनएफिशिएंसी के कॉजेज क्या हैं और उसको हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। राइट, तो ये दोनों डायमेंशन हम एग्जामिन करेंगे इन आवर 20 मिनट सीरीज। अभी आगे चलते हैं। मिस शेख हसीना एक्सट्रेडिटेड,
इसके बारे में हमने दो बातें अभी तक जान ली है, दैट इंडिया एंड बांग्लादेश हैव ए ट्रीटी फॉर एक्सट्रेडिशन। ठीक है, ये ट्रीटी क्यों की गई थी? क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में कुछ इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे उल्फा। अब इनके जो सेक्रेटरी जनरल और इनके जो लोग होते हैं वो कई बार क्या है, क्राइम करके भाग जाते थे बांग्लादेश। अब उस टाइम जब खालिदा जिया की गवर्नमेंट थी ना, वो तो इनको उल्टा पनाह देती थी कि हाँ एंटी इंडियन एलिमेंट हो ना, आ जाओ हमारे यहाँ। ठीक है, तो हमें कभी पसंद आया नहीं उसका राज, हमें हमेशा शेख हसीना को ही प्रेफर किया इसलिए। तो उसके बाद हमने ये ट्रीटी साइन की थी कि अगर आप हमारे इस तरह के कोई क्रिमिनल्स आपके यहाँ जाते हैं तो आप उनको वापस से हमें सौंप देंगी या फिर आप सजा देंगी उन्हें। ठीक है, लेकिन इसमें फिर ये भी प्रोविजन था, दूसरा प्रोविजन जो था कि अगर पॉलिटिकल नेचर का है कुछ, तो फिर हम रिफ्यूज कर सकते हैं कि हम इस आदमी को आपको नहीं सौंपेंगे। राइट, ये दो बातें अभी तक हमने पुराने डिस्कशन, न्यूज़पेपर डिस्कशन में जान ली थी। हमारे साथ हम दोनों के बीच में ट्रीटी है एक्सट्रेडिट करने की। एट द सेम टाइम अगर पॉलिटिकल नेचर है ये, तो फिर हम इसको रिफ्यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, इट हैज अनाउंस द प्लान्स टू सीक एक्सट्रेडिशन ऑफ आउटस्टेड लीडर शेख हसीना फ्रॉम नेबरिंग इंडिया। उन पे चार्जेस लगाए गए हैं मर्डर, टॉर्चर, एब्डक्शन, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जेनोसाइड के। हम दोनों के बीच में एक बायलैटरल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी चल रही है ऑलरेडी। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल इन लोगों ने बनाया ना, ये स्टैब्लिश किया था 2010 में, क्योंकि इनके यहाँ पर जब लिबरेशन वॉर हुई थी तब इन्हीं के खुद के लोग ने भी पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर काफी सारे ह्यूमन राइट वायलेशन एंड जेनोसाइड किए थे अपने खुद के लोगों के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये इनको पनिश करने के लिए बनाया गया था। बांग्लादेशी कोर्ट्स कैन प्रोसीड विद क्रिमिनल ट्रायल्स इवन विद इन मिस हसीनास एब्सेंस। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए कि ये क्रिमिनल ट्रायल ऐसा नहीं है कि जब तक ये जाएंगी नहीं तब तक हो नहीं सकती, हो सकती है, इनके एब्सेंस में भी हो सकती है। In 2013, India-Bangladesh signed extradition treaty as a strategic measure to address insurgency, especially in Northeast, and terrorism along with their shared borders. इसको अमेंड किया गया 2016 में टू ईज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ फ्यूगिटिव्स, यानी कि जो भाग जाते हैं एक दूसरे के देश से कुछ गलत करके, वांटेड बाय बोथ नेशन। ठीक है, तो 2013 में ट्रीटी साइन हुई, 2016 में अमेंड हुई, फ्यूगिटिव्स को एक्सचेंज करने का प्रोसेस और ज्यादा इजी बनाया गया। इंडिया सक्सेसफुली, अब ये कोड कीजिएगा ये एग्जांपल इस तरह के। ठीक है, ये जो वन वन पॉइंट होते हैं ना, यही आपके आंसर को बेस्ट बनाएंगे। इंडिया सक्सेसफुली सिक्योर्ड द एक्सट्रेडिशन ऑफ अनूप चेटिया। He was the general secretary of band ULFA, that is United Liberation Front of Assam. Right? तो हमने ये ट्रीटी सक्सेसफुल भी रही है, हमने काफी सारी अपनी नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में मदद मिली हमें, एंड मिस हसीना ने काफी कॉपरेट भी किया इंडिया को इस तरह की चीजों में। नाउ ट्रीटी मैंडेटरी करती है कि आपको इंडिविजुअल को देना ही होगा हु इज कन्विक्टेड ऑफ क्राइम्स दैट वारंट ए मिनिमम सेंटेंस ऑफ 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। और यहां पर चलता है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि वो ऑफेंस ऐसा होना चाहिए विच इज पनिशेबल इन बोथ द कंट्रीज। तो मर्डर, रेप चार्जेस, ओके, जेनोसाइड, ये सब तो दोनों जगह पनिश होंगे ना, तो फिर एक्सचेंज करना पड़ेगा उस केस में आपको। 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ, इट लोवर डाउन द थ्रेशोल्ड फॉर एक्सट्रेडिशन बाय रिमूविंग द रिक्वायरमेंट टू फर्निश कॉन्क्रीट एविडेंस अगेंस्ट द ऑफेंडर। अब पहले ट्रीटी में ये था कि आपको प्रॉपर एविडेंस देने होंगे कि इस आदमी ने हमारे देश के खिलाफ कुछ किया है इसलिए हमें ये चाहिए, लेकिन इस प्रोविजन को हटा दिया गया। यानी कि बस अब आपने डिमांड किया कि ये आदमी हमें चाहिए अपने देश में, तो फिर हम लोग दे देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये कॉन्क्रीट एविडेंस दीजिए हमें। अब जैसे मलेशिया के अभी पीएम आए थे तो उसके साथ क्या था कि वो जाकिर नायक को हम लोग चाहते हैं कि आप एक्सट्रेडिट करके इंडिया भेजिए, वो कहता है कि नो नो, पहले आप सफिशिएंट एविडेंस तो दीजिए हमें कि इसने आपके देश के खिलाफ कुछ गलत किया है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ हमने ये वाला प्रोविजन हटा दिया था, एविडेंस छोड़िए आप, हमें जरूरत है आप दीजिए उस आदमी को। Under Article 10 of the treaty, only an arrest warrant issued by a competent court in the requesting country is sufficient to initiate the extradition process. ठीक है, अगर हमारे एक दूसरे के देश ने अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है तो फिर हम लोग उसको सौंप सकते हैं अंडर आर्टिकल 10 ऑफ दिस ट्रीटी। ओके, एविडेंस डिमांड करने वाली बात नहीं होगी। इस तरह की चीज मलेशिया के साथ नहीं है, लेकिन हमारी क्या हम रेफ्यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आर्टिकल 6 कहता है अगर वो ऑफेंस पॉलिटिकल नेचर का है तो आप रेफ्यूज कर दीजिए। ए होस्ट ऑफ ऑफेंसेस सच एज मर्डर, टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स एंड किडनैपिंग आर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग क्लासिफाइड एज पॉलिटिकल। लेकिन अगर उस पे चार्जेस हैं मर्डर के, टेररिज्म के या किडनैपिंग के,
तो फिर उसको आप पॉलिटिकल नेचर नहीं कह सकते। अब ऐसे तो देखिए, कहने के लिए उल्फा के जो लोग हैं उनको बांग्लादेश कह सकता है कि ये लोग तो अपनी आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, ये लोग इंडिपेंडेंट असम चाहते हैं अपने लिए, तो ये भी तो पॉलिटिकल नेचर हुआ। लेकिन इस तरह की बातें नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने मर्डर किए हैं, इन लोगों ने टेररिज्म फैलाया है इंडिया में, ये लोग किडनैपिंग करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, तो इसको आप पॉलिटिकल नेचर नहीं कह सकते। ठीक है, यही बात की गई है। तो वहां पे कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए हैं इनके अगेंस्ट कि ये मर्डर करवाए इन्होंने, ठीक है, फोर्स डिसअपीयरेंस करवाए इन्होंने, टेररिज्म जैसी चीजें करवाई है इन्होंने अपने लोगों के अगेंस्ट। तो फिर वो पॉलिटिकल तो हम लोग नहीं कह सकते उसको, ठीक है, अंडर आर्टिकल 6। हालांकि अ, अब जितने सीरियस इन पे चार्जेस लगे हैं, मर्डर एंड एनफोर्स डिसअपीयरेंस, तो इंडिया ये तो नहीं कह सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकता ये कह के कि ये तो पॉलिटिकल ट्रांसग्रेशन कर रहे हैं आप, इसलिए हम एक्सट्रेडिट नहीं करेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि एक और बेसिस है, अंडर आर्टिकल 8, which permit the denial of request if the acquisition is not made in good faith in the interest of justice and if it involves military offenses not considered। अब हम अगर डिनाई करेंगे तो हम करेंगे अंडर आर्टिकल 8, क्योंकि ये तो हमें भी दिख रहा है कि इनको जनता ने प्रेशर करके भगाया है वहां से, ठीक है, ये अपनी मर्जी से तो आई नहीं है। तो ये आप जो एक्यूजिशन लगा रहे हो इन पे, दे आर नॉट मेड इन गुड फेथ। अब ये वर्ड रखे इसलिए जाते हैं ताकि इतने एम्बिग्यूअस हो कि हाँ हमें नहीं भेजना आपको। और मिस शेख हसीना भी जानती थी कि ऐसी नौबत कल को आ सकती है, तो उन्होंने इस तरह की चीजें ट्रीटी में ऑलरेडी रखी कि आप ये कह दीजिएगा कि ये जो चार्जेस लगाए गए हैं अगेंस्ट में, दे आर नॉट मेड इन गुड फेथ, ये रिवेंज की मेंटेलिटी से आपने लगाए हैं चार्जेस, ठीक है। तो यस, वी कैन रेफ्यूज एक्सट्रेडिशन अंडर आर्टिकल 8 बट नॉट अंडर आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 के अंडर में हम नहीं कर सकते, क्योंकि इन पे जो मर्डर वगैरह के चार्जेस हैं वो पॉलिटिकल इन नेचर, तो हम नहीं कह सकते। So India could potentially refuse the extradition on the ground that the charges against Ms. Hasina have not been leveled in good faith. Clear? So इसके implications क्या होंगे? अब देखिए, फाइनल डिसीजन तो जो होगा वो तो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से ही डिसाइड होगा, बट अल्टीमेटली बांग्लादेश इतना डिपेंडेंट है इंडिया पर कि इससे बायलेटरल इश्यूज पे कोई ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। अगर हम देखें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश, अराउंड 15.9 बिलियन ट्रेड। ओके, उसके अलावा डायलॉग भी चल रहा है ऑन सीपा टू फोस्टर इकोनॉमिक टाइज। तो इस एक मैटर से तो कुछ नहीं होने वाला है। कीनिया, कीनिया नायरोबी पोर्ट, अगेन जहां अडानी है वहां पर कंट्रोवर्सी है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये पूरा मैटर सामने कब आया। इन लोगों ने कहा कि हम तो ऑक्शन इनवाइट करेंगे, ठीक है, बिडिंग इनवाइट करेंगे, कौन रिवाइव करेगा, मतलब इस नायरोबी पोर्ट को टैकल करेगा। लेकिन वहां पे एक विसल ब्लोअर ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि गवर्नमेंट ने बिडिंग से पहले ही सीक्रेटली साइन कर ली है डील अडानी ग्रुप के साथ, जो मैनेज करेगा इस एयरपोर्ट को फॉर 30 ईयर्स। तो फिर ये दिखावा क्यों कर रहे हो कि हम तो बिडिंग इनवाइट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बिडिंग, जो भी कंपनी हमें बेटर डील देगी हम उसको ये प्रोजेक्ट दे देंगे। जबकि एक विसल ब्लोअर ने बताया कि ये तो पहले ही हो चुका है। उसके बाद ये प्रोटेस्ट इमर्ज हो गए। और ये अडानी ग्रुप के साथ प्रॉब्लम, और ये अफ्रीकन लीडर्स के साथ प्रॉब्लम है, हाईली करप्ट होते हैं। एक कंट्री थी, वहां पे एक लीडर था इनका, प्रेसिडेंट, ठीक है, मिलिट्री जनरल ही था। उसके पास इतनी हवस थी उसको दौलत की कि उसने अपने घर में फ्लोरिंग तक गोल्ड की करा रखी थी, उसे टॉयलेट तक पूरा गोल्ड का बना हुआ था। तो इस लेवल के हाईली करप्ट लोग भी हैं वहां पर, सीधे उनको कमीशन दो और अपने प्रोजेक्ट सैंक्शन करा लो। इसलिए ये जो हमने भी इंडिया में फॉरेन फंडिंग अलाउ की है ना पॉलिटिकल पार्टीज को, ये बहुत ही डिजास्टर स्टेप है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया था जिसने फॉरेन फंडिंग बैन कर दी क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कंपनीज का मिसयूज कर रही थी। दूसरी तरफ हमारे अरुण जेटली जी इसको अलाउ कर गए। अरे तो ये बहुत ही बेकार स्टेप था। बट इसका विरोध इसलिए नहीं करता कि सभी पार्टीज मजे करती हैं, सब इधर उधर से फंडिंग लेती रहती हैं। एनीवेल, तो ये विसल ब्लोअर इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हमारे मोदी जी ने क्या किया, मनमोहन सिंह सरकार 2013 में विसल ब्लोअर एक्ट पास करके गई, वो बहुत अच्छा स्टेप था करप्शन के अगेंस्ट। उसके बाद आती है मोदी सरकार, वो ये कह देती है कि सिर्फ एविडेंस सफाइस नहीं होंगे। अब सपोज कीजिए कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ या मैं किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, वहां पे मैं देख रहा हूँ कि दवाइयां बाहर बेची जा रही हैं जो सरकार की तरफ से आ रही हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि यार ओवर बिलिंग की जा रही है, 1,000 की दवाई 2,000 की लिखी जा रही है, ठीक है। तो ये करप्शन हो एक तरह का। तो मैं एविडेंस के साथ केस फाइल कर, एविडेंस के साथ दे सकता हूं ऊपर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कि आप इस हॉस्पिटल के खिलाफ या इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन लीजिए, यहाँ पे करप्शन हो रहा है। मोदी जी ने क्या किया कि इसको स्ट्रेंथन करने की बजाय और वीक कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एविडेंस सफिशिएंट नहीं होंगे, जब तक कि आप अपनी आइडेंटिटी उसमें मेंशन नहीं करेंगे हम आपकी कंप्लेंट एड्रेस नहीं करेंगे। अब एक बात बताइए, किसी को मरना है ये करके? मतलब सत्य प्रकाश दुबे का हम जानते हैं ना, एनएचएआई में चल रहे करप्शन को उन्होंने एक्सपोज किया था,
पटना रेलवे स्टेशन के बाहर गोली मार दी गई उनको, और कह दिया गया कि ये तो लूट का केस था, कुछ लोग चोरी करने आए थे उनसे सामान और गोली मार गए। वो सबसे बड़ा केस था, और ये अटल जी के टाइम हुआ था। उन्होंने अटल जी को यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को चिट्ठी लिखी थी कि एनएचआईए में इस तरह के करप्शन हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं बड़ी बड़ी कंपनीज और नीचे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को देके घटिया क्वालिटी के रोड बना रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये चिट्ठी लीक हुई, उनकी आइडेंटिटी लीक हुई और उनको गोली मार दी गई। आप गूगल कर सकते हैं सत्यप्रकाश दुबे का केस, यूट्यूब कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो कौन सा विसल ब्लोअर है जिसकी मौत आई है कि वो अपने नाम के साथ कहेगा, करप्शन को एक्सपोज करेगा? तो ये दिखाता है मोदी सरकार के इंटेंशन कि आप करप्शन को लेकर सीरियस नहीं है। आरटीआई एक्ट को भी आपने कमजोर किया, विसल ब्लोअर एक्ट को भी आपने कमजोर किया। आपको तो सिर्फ एविडेंस की जरूरत है ना करप्शन को रोकने के लिए, आपको क्या करना है नाम और आइडेंटिटी से। ठीक है, लेकिन मीडिया इस पर कभी डिस्कशन नहीं करता। आरटीआई एक्ट को आपने वीक कर दिया, आपने विसल ब्लोअर एक्ट को वीक कर दिया, आपने लोकपाल को बिल्कुल इररेलेवेंट बना दिया। उसी के लिए तो पूरी मूवमेंट हुई थी अन्ना आंदोलन की। ठीक है, लेकिन नो वन, कोई भी आरटीआई में आप हमसे, आपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटी एक एक दिन की हर महीने। ठीक है, आपने लोगों से डोनेशन लिया पीएम केयर फंड में, हजारों करोड़ रुपए आए। उसके बाद जब आरटीआई लगा के पूछा कि सर कितना पैसा है और कहां कहां सैंक्शन किया गया, क्या परचेज किया गया, नो नो, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। आई मीन एब्सोल्यूट नॉनसेंस, राइट? पब्लिक से पैसे लेके कह रहे हो कि ये पब्लिक को हम जवाब नहीं देंगे, बट स्टिल मीडिया ने ऐसा सीन क्रिएट किया है मोदी जी का कि लोग क्वेश्चन ही नहीं करते उनको। साइमल्टेनियस पोल ऑलरेडी डन। पीएमएलए, पीएमएलए एक्ट में आपके साथ ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में कर चुका हूं ऑन डेट 29 मई। ये ऐसे टॉपिक्स हैं यार, इनके नोट्स एक बार बना लो, इनके फीचर्स जान लो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोबारा इनको बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे चलें। यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट काम की चीजें हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं पैसे टू फेंस दी म्यांमार बॉर्डर। ठीक है, वो कुकीज, वो कम्युनिटी, वो सारे मैटर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, हम लोगों ने बॉर्डर की फेंसिंग शुरू कर दी है। इससे पहले हमने जो फ्री मूवमेंट रिजीम थी, 16 किलोमीटर इधर जा सकते हो, 16 किलोमीटर इधर आ सकते हो बिना वीजा के, इस रिजीम को भी हमने डिसमेंटल कर दिया था। ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दिया था, खत्म कर दिया था। ठीक है, तो म्यांमार का इशू आपको क्लियर होना चाहिए। चंद्रयान 4, चंद्रयान 4 क्या होगा? ये होगा सैंपल रिटर्न मिशन। ये लॉन्च करेगा। उसके बाद वीनस पे हम लोग ऑर्बिटर भेजेंगे। ये हमारा सेकंड इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा आफ्टर मार्स। और वीनस के बारे में आप जानते ही होंगे कि यहां पर सूरज जो है वो उल्टा होता है। ठीक है, ये उल्टा रोटेट करता है, इसलिए यहां पे सूरज वेस्ट से उगता है और ईस्ट में डूबता है वीनस में। चंद्रयान 4 मिशन to bring back moon rocks to Earth, send a spacecraft to orbit of Venus and expand the Gaganyaan project to build an Indian space station। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए सेंट्रल यूनियन ने फंडिंग दे दी है। ओके, और दूसरा हमारा एक इंपॉर्टेंट काम है कि हमें नेक्स्ट जनरेशन का लॉन्च व्हीकल बनाना है जीएसएलवी के आगे भी, ताकि हम हैवियर पेलोड की सैटेलाइट्स ऑर्बिट में प्लेस कर सकें। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स मून पे भेजे जाएंगे बाय 2047। लैंड करना चाहते हैं हम लोग, कर पाएंगे या नहीं वो देखते हैं। ठीक है, जो हमारा स्पेस स्टेशन बनेगा उसको हम कहेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। वीनस में सिर्फ ऑर्बिटर मिशन भेजेंगे, यानी कि वहां लैंड नहीं करना है, उसके ऑर्बिट में जाना है और एग्जामिन करना है कुछ चीजें। ठीक है, ये लॉन्च किया जाएगा बाय 2028। दिस विल बी इंडिया सेकंड इंटरप्लैनेटरी मिशन आफ्टर मॉम मार्स मिशन। पीएम आशा स्कीम, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये तीन स्कीम्स इसमें इंक्लूड की गई हैं। पहले इसके बेसिक जान लेते हैं यहाँ से, उसके बाद हम इस स्कीम को आज दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा 10 मार्कर में तो सिंपल, मैं आपको उसी फॉर्मेट में कराता हूँ, चीजें इसलिए हैंडल कर लोगे। कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया है कि ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी। पूरा नाम है इसका अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान। ठीक है, ये इंश्योर करता है फार्मर के लिए रेम्यूनरेटिव प्राइसेस एंड कंट्रोल द प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टू बेनिफिट कंज्यूमर एज वेल। उसके अलावा यहाँ पे फिक्स की जाती है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स, स्पेशली फॉर फॉस्फेट एंड पोटेसिक फर्टिलाइजर ऑल्सो। सेंटर हैज कन्वर्ट, अभी ये तीनों स्कीम मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करता हूं। ठीक है, ये सब इसमें मर्ज कर दी गई है। चलिए उसी पे चलते हैं डायरेक्ट। ओके, लॉन्च कब की गई थी? बजट 2018 में। इसमें तीन स्कीम मर्ज की गई। फर्स्ट वाज प्राइस सपोर्ट स्कीम। ठीक है, यानी कि सॉर्ट ऑफ एमएसपी।
दूसरा, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, यानी कि भावांतर, यानी कि अगर एमएसपी है 2000 लेकिन आपकी फसल बिकी है सिर्फ 1800 की प्राइवेट यार्ड में, तो फिर ये जो 200 रुपए का डिफरेंस आया, ये 200 रुपए आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आपके अकाउंट में। तो ये क्या इंश्योर कर रहा है कि आपको एमएसपी का जो बेनिफिट है वो मिले। ठीक है, भले ही सरकार ने आपसे परचेज नहीं किया, प्राइवेट वालों ने किया है, एमएसपी से नीचे किया है, तो आप रिसीट लगा दीजिए, हम आपको उसका डिफरेंस दे देंगे। सॉरी, दिस इज प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम। थर्ड था प्राइवेट प्रोक्योरमेंट और स्टॉकेज स्कीम। ठीक है, इसमें प्राइवेट प्रोक्योरमेंट पे हमने ज्यादा एम्फेसाइज किया, क्योंकि पूरा अनाज तो सरकार अकेले नहीं खरीद सकती ना, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। ओके, तो तीनों स्कीम को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्राइस सपोर्ट स्कीम, अंडर दिस फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेज, ऑयल सीड एंड कोपरा, ये करेगी सेंट्रल नोडल एजेंसीज इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, both NAFED and FCI to take up PSS operation in the state, and as per norms central government will bear the procurement expenditure and losses due to procurement। अगर इसमें जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है प्रोक्योरमेंट करने में या जो भी लॉसेस हो रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं आएगा। दोनों एजेंसीज प्रोक्योर करेंगी, नाफेड भी करेगी और एफसीआई भी करेगी। और फिजिकल प्रोक्योरमेंट किस किस की जा रही है यहाँ पर, पल्सेस, ऑयल सीड एंड कोबरा की। ठीक है, 3 पॉइंट्स काम के हैं, याद रखिएगा अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम। दूसरी थी प्राइस डेफिशिएंसी, ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट की थी। इसे कहते थे भावांतर, यानी भाव में जो अंतर आया है उसको। तो नीति आयोग ने रेकमेंड भी किया था कि ये चीज हमें इंडिया लेवल पर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। Direct payment of the difference between MSP and selling price will be made to pre-registered farmers selling their produce in the notified market yard. Thus, it does not involve any physical procurement। ठीक है, सरकार फिजिकली प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही है, आपको प्राइवेट यार्ड में बेचना है, बेच दो, रिसीट लगा देना कि सर एमएसपी तो 2000 थी लेकिन प्राइवेट वालों ने मुझसे 1800 में खरीदा। ठीक है, तो 200 रुपए का डिफरेंस हुआ ना तुम्हें, वो सरकार आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देगी। एम क्या था, टू प्रोवाइड कंपेंसेशन टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेयर द प्राइसेस फॉल बिलो एमएसपी, thereby protecting them from losses suffered on account of distress sale, and all payment will be done directly into the registered bank accounts, DBT। थर्ड था प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, अंडर द स्कीम द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन विल बी पायलट बेस पे चलाया गया था थोड़े दिन। ठीक है, स्टेट्स हैव द ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था स्टेट को टू रोल आउट द स्कीम ऑन पायलट बेसिस इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट या एपीएमसीज इंक्लूडिंग प्राइवेट स्टॉकेज। ठीक है, तो ये 3 हो गए इस स्कीम के फीचर्स। बट अब इस स्कीम में ये देखते हैं कि आखिर चैलेंजेस क्या आ रहे थे। चैलेंजेस, फर्स्ट था प्रोक्योरमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर। Niti Aayog in its 2016 evaluation report highlighted that procurement infrastructure in India is inadequate। ठीक है, हालांकि फिर उसके बाद जब रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए अंडर दिस स्कीम, दे हैव नॉट फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग द प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप मंडी यार्ड में जाइए, अनाज बाहर रखा हुआ बारिश में सड़ता रहता है, ना तो उतने गोडाउन्स बने हुए हैं, ठीक है, ना आपके वेट एंड मेजरमेंट की चीजें ठीक है, या फिर कई बार लाइन इतनी लंबी लग जाती है जब सारे फार्मर्स एक साथ ले आते हैं अपना प्रोड्यूस, कि आप उसको प्रॉपर कवरेज देने के लिए भी आपके पास जगह नहीं, उतना पार्किंग स्लॉट ही नहीं होता, वो सड़कों पे ही खड़ी रहती है ट्रॉलीज एंड ट्रक्स कई कई दिनों तक। ठीक है, तो इस पूरी स्कीम ने प्रोक्योरमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इंप्रूव करने पे कहीं भी फोकस नहीं किया। दिस इज वन थिंग। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। There was lack of an efficient distribution system. For example, NAFED has a stock of 4 million tons of pulses and oilseed। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 साल में उसने अच्छा खासा प्रोक्योरमेंट किया। हाउएवर कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी नहीं थी कि प्रोक्योरमेंट तो कर लिया, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कहां करूं, उस पर भी इस स्कीम ने ध्यान नहीं दिया। तीसरा, अनड्यू बेनिफिट टू ट्रेडर्स। देयर वाज कंसर्न अबाउट द प्राइस मैनिपुलेशन। ठीक है, यानी कि फार्मर को कह दिया जाता था एक काम कर, 2000 का भले ही हो, तुम मुझे 1800 में सेल कर। ठीक है, 200 रुपए का तेरा लॉस हो रहा है ना, ये तो तुझे सरकार दे ही देगी, 100 रुपए तू रख लेना, 100 रुपए में मेरा फायदा हो जाएगा। ठीक है, मुझे 2000 की चीज 1800 में मिल गई, तेरी भरपाई तो वहां से सरकार कर ही देगी, तेरा भी नुकसान नहीं हुआ, मेरा भी फायदा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडर्स जो थे वो मैनिपुलेट कर रहे थे प्राइसेस को। ठीक है, द रूरल ट्रेडर हैज ग्रेट क्लाउड इन द प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप एंड कैन मैनिपुलेट द प्राइसेस। वैसे भी जो मंडी यार्ड होते हैं ना, इनमें वहां के लोकल पॉलिटिशियंस का बहुत दबदबा होता है। इनके मंडी के जब इलेक्शन भी होते हैं तो वहां के लोकल एमएलए वगैरह वो अपने ही बच्चों को, अपने ही लोगों को बिठा देते हैं। नेक्स्ट वॉज प्रोक्योरमेंट बाय प्राइवेट प्लेयर्स। पहले क्या होता था, एफसीआई एंड स्टेट एजेंसीज एंगेज द प्राइवेट कंपनीज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट and paddy from the farmers at MSP. However, the process had not been smooth and companies have taken years to get their expenses reimbursed by government। अब ये प्राइवेट कंपनीज एफसीआई और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में कर तो लेती थी, ठीक है, जैसे आपने एक वेयर हाउस बना दिया,
किसान आया आपके पास सब जमा कर गया और आपने वेयर हाउस में रख लिया, ठीक है। अब सरकार का काम है कि आपको उसका हर महीने पेमेंट करे। आप अपना गोडाउन प्राइवेट था ना आपका, तो लेकिन आपने सरकार का अनाज स्टोर करने के लिए किया ये काम, लेकिन आपकी जो पेमेंट सरकार से आती थी ना वो बहुत ज्यादा डिले होके आती थी। तो प्राइवेट प्लेयर इसलिए इसमें ज्यादा एंथुसियाज्म दिखाते भी नहीं है अब। फंडिंग, due to depressed prices in open market, NAFED incurred a loss since 2012 and amounted to 1,000 crore. The funding and financial condition of NAFED is a major concern for successful implementation of this scheme. So further step हम लोग क्या कह सकते हैं, अब जो challenges हैं उसी को थोड़ा सा रिवर्स कर दो तो आपको वे फॉरवर्ड मिल जाता है आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जरूरी है कि हम लोग फार्मर का जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो डीबीटी से फिर आपको जो भावांतर है वो आएगा नहीं, ठीक है। तो पहले तो हमें ये जो रजिस्ट्रेशन है फार्मर का उसे हैजल फ्री और इजी बनाने की जरूरत है, तभी वो प्राइस डेफिशिएंसी वाला कंपोनेंट सही से काम कर पाएगा। दूसरा, द स्कीम शुड टारगेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ताकि उनकी कंडीशन इंप्रूव की जा सके, क्योंकि वो बेचारे कई बार बहुत डिस्ट्रेस सेल कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो इतना स्टोरेज है कि वो अपना अनाज वहां रख सकें, जब प्राइस बढ़ेंगे तब बेचेंगे, ना उन बेचारों के पास ट्रैक्टर ट्रॉली होती है कि मंडी लेकर जाएं और फिर वहां कई कई दिन परेशान होते रहे। तो वो लोग क्या करते हैं, एक एक एकड़ 2 एकड़ वाले किसान कि चलो गांव में जो बड़ा आदमी है उसको बेच देते हैं, फिर वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाता रहेगा मंडी, और वो गांव में ना फिर बहुत सस्ते में खरीद लेता है इन लोगों से, ये कहकर कि ठीक है नहीं ले रहा मैं, रखे रहो अपना, ले जाओ, तुम ले जा सकते हो शहर मंडी तक, तो अब 15-20 किलोमीटर दूर मंडी है, ठीक है। तो ये जो छोटे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं इनको ज्यादा हमें इंश्योर करना है कि इन तक एमएसपी का बेनिफिट जरूर पहुंचे, क्योंकि यही बेचारे हैं जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस सेल करते हैं। गवर्नमेंट शुड इफेक्टिवली चेक प्राइस मैनिपुलेशन बाय दिस ट्रेडर्स। सेंटर फर्स्ट नीड टू ब्रेक दी ट्रेडर लॉबीज, बट वो लोकल पॉलिटिशियंस का दबदबा होता है वहां, और वो सब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। दिस कुड बी डन बाय वाइडनिंग द कंपटीशन बाय इंटरलिंकिंग मंडीज। अब उसके लिए फिर हम लोग इंटरलिंक कर सकते हैं मंडीज को, कि अगर इस मंडी में आपको अच्छे दाम नहीं दे रहे हैं ट्रेडर्स तो आप दूसरी मंडी चले जाइए। इसी के लिए हम लोग क्या लेकर आए, ई नैम। ई नैम ने यही तो किया कि अच्छा मध्य प्रदेश की मंडी आपको ज्यादा अच्छा नहीं दे रही है, तो ठीक है आप एक काम कीजिए, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पे लगा हुआ है, ठीक है, वहां से निकल आइए ललितपुर आ जाइए यूपी में, यहाँ की जो मंडी है वो आपको ज्यादा अच्छे दाम दे रही है। यही ई नैम ने किया ना हमारे लिए, एक यूनिफाइड मार्केट बना दिया। फर्दर हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है ये इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि 30% हमारा अनाज तो रॉट हो जाता है। इनकम सपोर्ट मेजर शुड बी टेकन फॉर फार्मर्स टू एलिवेट फ्रॉम डिस्ट्रेस। अब हम लोग अभी दे तो रहे हैं 6,000 रुपीज का इनकम सपोर्ट, बट वो सफिशियंट नहीं है, थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है, जैसे तेलंगाना ने किया, उड़ीसा की कालिया स्कीम ने किया, ये सब, ठीक है। बाकी कंक्लूजन है आप सेल्फ रीड कर सकते हैं। ओके, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक एज वेल, पीएम आशा। इसके अलावा सेंटर का कहना है कि ठीक है आप लॉ आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, जो प्ली आ रही है हमारे पास मैरिटल रेप को लेके, तो एटलीस्ट आप ओरली तो आर्ग्यूमेंट कर सकते हो ना, हाँ, कोर्ट में आके। बट दी थिंग इज कि देखिए मैरिटल रेप जो है ये मुझे नहीं लगता कि ये कभी पार्लियामेंट से पास हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। हालांकि जो जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी थी पोस्ट निर्भया केस, वर्मा कमेटी ने कहा था कि यस मैरिटल रेप का प्रोविजन होना चाहिए। बट अगेन दी प्रॉब्लम है कि प्लीज आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं ये लोग, इसको मैन वर्सेस वेमेन पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, इसे फैमिली वर्सेस फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैरिटल रेप, अब शादी के बाद ये सब एक विद इन दी फोर वॉल्स वाली बातें हैं। बट दी थिंग इज कि आप किन एविडेंसेस पर रिलाई करेंगे इसके लिए। अगर आप कह रहे हैं फिजिकल मार्क्स, फिजिकल वायलेंस वगैरह मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, तो वो ऑलरेडी कवर होता है अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, राइट। एट द सेम टाइम जैसा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 54% जो केसेस आए थे अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एंड डॉवरी डॉवरी स्पेशली, ठीक है, दे वर अल्टीमेटली फाउंड टू बी फेक। ओके, तो इस तरह के लॉ जिनके मिसयूज होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वो फिर हमें इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क चाहिए ताकि मिसयूज ना हो सके ये। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जब एक फेक केस रजिस्टर होता है, चाहे डॉरी के केस में हो या मैरिटल रेप, अब आप ये सोचिए कि अगर कहीं फेक केस रजिस्टर होता है तो उस फैमिली में मदर भी है, ठीक, उसी फैमिली में उस लड़के की सिस्टर भी है। जब पूरी फैमिली की रेपुटेशन स्पॉइल होती है तो वहां एक जो लड़की है उसकी बहन, उसकी भी रेपुटेशन पे प्रॉब्लम आएगी, उसकी भी लाइफ अफेक्ट होगी। आज डॉरी केस जब रजिस्टर होते हैं ना, तो उन बहनों के नाम भी डाल दिए जाते हैं कंप्लेंट में जिनकी शादी ऑलरेडी कहीं और हो चुकी है। आप अपने आसपास देखेंगे तो डॉरी केस में उनके भी नाम इंक्लूड कर लिए जाते हैं जो उस घर में रह ही नहीं रही हैं, साल में मुश्किल से एक बार आती हैं, ठीक है। तो मिसयूज हुए हैं अच्छे से। तो मैरिटल रेप को आप मैन वर्सेस वेमेन की डिबेट में मत जोड़िएगा अगर आप कभी इंटरव्यू में भी पहुंचते हैं तो।
एक मिस इंडिया कंपटीशन में एक विनर बनी थी, उसने यही कहा था, उससे जब सवाल किया गया कि आप क्या करना चाहेंगी एक कानून जो आपको बनाना हो, तो उसने कहा था मुझे मैरिटल रेप पे कानून बनाना जरूरी है। ठीक है? तो प्लीज जब आप इंटरव्यू में बैठे तो मेक श्योर कि आपकी जो पॉइंट्स हो वो इसे मैन वर्सेस वुमेन की तरह ना पोर्ट्रे करें, अदरवाइज आप फंस जाएंगे इंटरव्यू में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डायमंड सेक्टर, डायमंड सेक्टर में काफी सारे फैक्ट्री क्लोजर्स हो रहे हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका सबसे बड़ा मार्केट है यूरोप, और यूरोप में इस वक्त ज्यादा डिमांड आ नहीं रही है। ठीक है, हमारे पास काफी सारे रग डायमंड्स आते हैं और ये ऑलरेडी पड़े हुए हैं यहाँ पर, इनकी रिफाइनिंग नहीं की जा रही है क्योंकि कहीं से इतने ज्यादा डिमांड नहीं आ रही है, कहीं से ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन बना है कि लैब ग्रोन डायमंड से काफी सीवियर कंपटीशन आ रहा है। लैब ग्रोन डायमंड क्या है ये मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ थोड़ी देर में। ठीक है, देयर इज सीवियर क्राइसिस इन डायमंड सेक्टर, स्पेशली सूरत। काफी लोग सुसाइड कर चुके हैं इस चक्कर में, ठीक है, उनकी जॉब लॉस की वजह से। सीवियर क्राइसिस एट बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शार्पली डिक्लाइन, triggering defaults, factory closure, and widespread job losses. A large inventory of unprocessed rug diamonds was piling up due to reduced order and growing competition from lab-grown diamonds. More than 60 people in Gujarat diamond sector has committed suicide. क्योंकि ग्लोबल मार्केट वीक है इस वक्त, वहां से डिमांड नहीं आ रही है, फ्यूअर प्रोसेसिंग ऑर्डर्स, some challenges of the sector stem from regulatory issues as well and internal inefficiency within the industry as well. ठीक है, तो जल्दी से लैब ग्रोन डायमंड को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछी जाएगी कि आखिर यहां पर हम लोग, ये दो मेथड्स हैं, ठीक है, एक है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मेथड और दूसरा है केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये दो मेथड किस चीज में यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्या ये रिन्यूएबल एनर्जी की जनरेशन में यूज होते हैं, क्या ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है, या क्या ये लैब ग्रोन डायमंड बनाने में यूज होने वाले मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिल सकते हैं। पहले ये दोनों मेथड समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, आप एक मॉडरेट टेम्परेचर यूज करना होता है आपको, 700 टू 1300 डिग्री, वो भी लो प्रेशर पर। इससे क्या होता है कि जो कार्बन कंटेनिंग गैस है इट इज पम्प्ड इनटू द वैक्यूम चैम्बर एंड ये डिपॉजिट होती जाती है डायमंड सीड पर। अब इस डायमंड की जो सीड्स हैं, आज हम लोग अगर बनाना भी चाहें लैब ग्रोन डायमंड्स, तो उसके लिए पहले हमें ये डायमंड सीड्स चाहिए। ठीक है, फिर इसी सीड के ऊपर ये जो वेपर्स होते हैं ये डिपॉजिट होते जाते हैं और एक डायमंड बनता जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग एग्जैक्टली जो नेचर में होता है, जिस तरीके से नेचर डायमंड बनाता है, वही प्रोसेस सब कुछ हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं लेबोरेटरी में। ओके, और यहाँ पे साइज क्या होगा इस डायमंड का, वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं इन वेपर्स को डिपॉजिट होने का इस डायमंड सीड पर। दूसरा मेथड है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड। ये सबसे कॉमन भी होता है और सबसे चीप मेथड भी है। ये अल्टीमेटली मिमिक कर रहा है उन्हीं कंडीशंस को जो नेचर में पाई जाती हैं इनसाइड द अर्थ, वहां भी यही हो रहा है, हाई प्रेशर है हाई टेम्परेचर है, उसमें ये डायमंड बन रहे हैं। To produce the lab diamond, a large machine is fed with a certain amount of carbon material. Okay, that is then crushes under the pressure of more than this much. ठीक है, वो सब इतना मैटर नहीं करता, याद रखना। हालांकि लोअर क्वालिटी डायमंड्स वेदर नेचुरल और लेबोरेटरी ग्रोन कैन बी पुट थ्रू दिस प्रोसेस टू improve their color, and this process can be used to change the color of the diamonds to pink, blue और yellow। ठीक है, तो ये दोनों मेथड याद रखिएगा। इसके अलावा एप्लीकेशंस देख लेते हैं, बाकी चीजें आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा पीडीएफ से। इसे हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे मशीन्स में, टूल्स में, क्योंकि हार्ड होते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है, सो दे आर आइडियल फॉर यूज एज अ कटर। नेचुरल डायमंड भी हम यूज करते हैं, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड और ज्यादा हार्ड होते हैं, तो ये एज अ कटर और बेटर यूज हो सकते हैं। दूसरा, प्योर सिंथेटिक डायमंड्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए हीट स्प्रेडर फॉर हाई पावर्ड लेजर डायोड्स, लेजर एरेज एंड हाई पावर ट्रांजिस्टर। India produced more than 3 million lab grown diamonds a year and account for 15% of global production। देखिए, ये सब जो एप्लीकेशन है ना, आजकल की एप्लीकेशन पे प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है, चार पांच चीजें दे देगा कि इनकी एप्लीकेशन इनमें से किस किस सेक्टर में हो सकती है, और फिर आपकी गट फीलिंग हमेशा कहती है ऑल ऑफ द अबव मार दो, सब में हो सकती है। ऐसा नहीं है, कई बार यूपीएससी आपको फंसा भी देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम प्रीलिम्स में कवर करेंगे। वैसे भी हमारी जो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज आ रही है वो पूरी तरीके से न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पे ही बेस्ड है। जो जो आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीजें आई है हम उनको इन डेप्थ एनालाइज करते जाएंगे, उनके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे, और अल्टीमेटली हमारी प्रीलिम्स की बेस्ट तैयारी होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
ये सब चीजें अब बहुत हो चुकी हैं, हम ये सब बातें काफी कर चुके हैं, ठीक है। लेबनान, इसराइल की ये पूरा जो ग्रेविटी है वॉर की, अब ये नॉर्थ में शिफ्ट हो रही है, लेबनान की तरफ, गाजा से दूर। चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर टू डिस्ट्रॉय सेल थ्रू जापानीज आइलैंड नियर ताइवान। अभी वहां पे सेनकाकू आइलैंड है, उसको लेकर डिस्प्यूट है चाइना और जापान के बीच में, तो वहां से चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह मूव करता रहता है जापान को प्रेशराइज करने के लिए। यूक्रेनियन ड्रोन, इन्होंने इस बार रशिया में काफी डीप इनसाइड स्ट्राइक किया है, जबकि यूएसए हमेशा रिस्ट्रेन कर रहा था यूक्रेन को कि आप ज्यादा अंदर स्ट्राइक नहीं करेंगे, आप बॉर्डर्स तक ही अपने आप को लिमिट रखिए, क्योंकि उनका डर ये है कि इससे रशिया और ज्यादा पगलाएगा और फिर वो कुछ डेंजरस वेपन यूज कर सकता है, या ये वॉर और ज्यादा स्प्रेड हो सकती है टुवर्ड्स यूएसए। सुपरफास्ट लेजर्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब आपने जैसे उसमें देखी होगी ना, मैक्सिकन वेव होती है क्रिकेट स्टेडियम वगैरह में, कुछ लोग खड़े हुए, फिर कुछ हुए, फिर कुछ हुए और फिर वापस बैठ गए, ठीक है, इस तरह की चीज होती है ना। तो वैसे ही ये कुछ कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर जो स्पिन होती है, ठीक है, उसको कहते हैं स्पिनट्रॉनिक ड्राइव्स ऑफ द फ्यूचर आर एक्सपेक्टेड टू एबल टू स्टोर मोर डेटा, कि अगर हम इनकी स्पिन, इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो स्पिन है, अगर हम उसको यूज कर पाएंगे तो हम ऐसी ड्राइव बना पाएंगे जो और ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकेंगे, ठीक है। इट कैन स्टोर मोर डेटा देन एग्जिस्टिंग ड्राइव्स, मैनिपुलेट द डेटा फास्टर एंड कंज्यूम लेस एनर्जी। So this spintronics is a branch of physics dealing with the study and manipulation of the electrons magnetic properties. Okay, बस इतना ही इसमें काम का है। चैट जीपीटी 4 कैन ब्रेक दी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, तो वो सब वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड ऑल वो सब बातें हैं, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड डू ज्वाइन आवर मीट्स 450 प्लस सीरीज एंड शॉर्ट वीडियो डिस्कशन, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज वी विल सून स्टार्ट, मे बी 21 से हम स्टार्ट कर सकते हैं विद द एनवायरमेंट मॉडल। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।